हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा यह वीडियो 12th क्लास के लिए होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये 7 से 8 नंबर में आता है। हमारा टॉपिक है विषव जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। आज हम इस टॉपिक के अंदर जनसंख्या वितरण को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जनसंख्या वितरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये जनसंख्या होती है इसको पढ़ा क्यों जाता है, क्यों जरूरी है। देखिए भाई, किसी भी देश का जो वास्तविक जो धन होता है ना, वो उस देश की जनसंख्या होती है। वास्तविक धन होता है ये। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को संसाधन में बदलना है ना, तो किसकी जरूरत है? वहां पर रहने वाले लोगों की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए जनसंख्या जो है वो सबसे जरूरी है। अब हम यहाँ पर दूसरा जनसंख्या वितरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। जनसंख्या तो हो गया, जनसंख्या वितरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जनसंख्या वितरण के बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे है ना किसी भी देश के जननांकिकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। जननांकिकीय विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। अभी जननांकिकी विशेषताओं में क्या क्या आता है, तो देखिए भाई, हमें पता चलता है इसके द्वारा, जनसंख्या वितरण से, कि किसी भी देश के अंदर पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इनके अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। ठीक है, यानी कि साक्षर व्यक्ति और निरक्षर व्यक्ति। उसके बाद ये व्यक्ति गांव में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है या फिर नगरीय जनसंख्या है। उनकी उम्र क्या है, बाल आयु वर्ग ज्यादा है, प्रौढ़ आयु वर्ग ज्यादा है या फिर वृद्ध आयु वर्ग ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर हमें व्यवसाय का पता चलता है कि वो किस प्रकार के क्रियाकलाप में लगे हैं। ये जो सारी विशेषताएं होती है ना, ये सारी विशेषताएं जननांकिकी विशेषताओं में होती हैं। और जब हम जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जननांकिकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जननांकिकी वितरण की परिभाषा क्या बनती है। तो जननांकिकी वितरण की परिभाषा बनती है कि इस धरातल के ऊपर, इस भूपृष्ठ के ऊपर जनसंख्या का वितरित होना। जनसंख्या का वितरित होना क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, भूपृष्ठ के ऊपर लोगों का वितरित होता। वितरित होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक स्थल भाग है और कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार रहते हैं, यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्सों में जो बटे हुए हैं ना, इनको क्या बोलेंगे हम? किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का वितरित होना जनसंख्या का वितरण कहलाता है। अब बात करते हैं विषयों के अंदर, क्योंकि विषय भूगोल शुरू कर रखी है हमने। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक है हमारी, दूसरा चैप्टर है। तो इसमें आता है विषय जनसंख्या की। तो कहता है भाई 2011 के अंदर है ना, विषयों की जनसंख्या लगभग 698.6 करोड़ थी भाई। ठीक है, 2011 के अनुसार। तो इसमें क्या लिखेंगे? लगभग 7 अरब जो जनसंख्या है वो किसकी है? वो विषयों की जनसंख्या है। ठीक है, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर शुरू करते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप। यहां पर परिभाषा देखनी है हमें जनसंख्या वितरण की, यहां तक हो गया। अभी आता है जनसंख्या वितरण का प्रारूप। प्रारूप का मतलब क्या है? इस वितरण को हम किस आधार पर पढ़ें। तो इसके अंदर आता है भाई, सबसे पहले आता है, एक मिनट, नंबर 1, अक्षांशों के आधार पर, और जो नंबर 2 है वो है विकासशील व विकसित क्षेत्रों के अनुसार भाई, या विकसित क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, अक्षांशों के आधार पर और विकासशील व विकसित क्षेत्रों के आधार पर हम जनसंख्या वितरण के प्रारूप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या अक्षांश के आधार पर। अब अक्षांशों के आधार पर देखिए, ये तो आप जान गए होंगे कि मैं ग्लोब बना रहा हूं और ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करती है, इसने क्या किया, इसने इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया।
ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ और नीचे वाला हो गया साउथ। तो सबसे पहला तो हमारा यही आता है कि जनसंख्या का वितरण जो है वो इन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अलग अलग पाया जाता है। कहता है कि विश्व की जो 90% जो जनसंख्या है ना वो कहाँ रहती है, वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और विश्व की जो 10% जो बच गई है वो कहाँ पर पाई जाएगी, वो पाई जाएगी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अब इसका कारण भी आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक स्थल भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है और जो जल भाग ज्यादा है वो कहाँ पर है, वो ज्यादा पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 10% जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर 90% पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी जो कंप्लीट जो जनसंख्या है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हर जगह बराबर जनसंख्या पाई जाती है, ये वितरण जो है बराबर पाया जाता है। यहां पर देखेंगे अक्षांशों के आधार पर, तो देखिए 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश रेखा तक जो है विश्व की 10% जनसंख्या पाई जाती है और सबसे ज्यादा बड़ा स्थान आता है अपने एशिया महाद्वीप का। ठीक है, तो 0 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 10%। उसके बाद आगे आता है 20 से 40 डिग्री की बात करें हम, 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में विश्व की 50% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद 40 से 60 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यहां पर कहता है यहां पर जो जनसंख्या पाई जाती है वो है 30% भाई। ठीक है, और अब 60 डिग्री से ऊपर यानी कि 90 डिग्री तक जो है वो 1% जनसंख्या पाई जाती है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो जनसंख्या है वो लगातार घटती जा रही है। इसके कारण काफी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ ये अपने आप में एक शीत कटिबंध ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं अपना दूसरा है विकासशील व विकसित क्षेत्रों के आधार पर। तो विकासशील और विकसित क्षेत्रों के आधार पर देखें तो कहते हैं भाई विकासशील क्षेत्रों के अंदर विश्व की 79 यानी कि 79% जनसंख्या पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, विकासशील क्षेत्रों के अंदर। और अगर विकसित क्षेत्रों की बात करें तो कहता है विश्व की 21% जनसंख्या जो है विकसित क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। जनसंख्या वितरण के आधार पर हमने जो बनाया है इसके अंदर। अब कहता है कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो यहां पर कहता है इसके अंदर अफ्रीका, एशिया और हमारा दक्षिण अमेरिका भाई। ठीक है, अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका ये विकासशील क्षेत्रों में आते हैं ये महाद्वीप, और इनमें कहता है इनके अंदर 79% जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। अब आ गया विकसित क्षेत्रों के अंदर, तो इसके अंदर पाई जाती है 21%, और इसके अंदर आते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अगर देश की बात करें जापान, न्यूजीलैंड में ये जो पाए जाते हैं इनके अंदर 21% जनसंख्या पाई जाती है। अब हम ये देखें कि यहां पर जनसंख्या का कारण क्या है, तो देखिए ये जो है ये जननांकिकीय संक्रमण की अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। ये दूसरी अवस्था से गुजर रहे हैं, सेकंड स्टेज से गुजर रहे हैं, जननांकिकीय संक्रमण की सेकंड स्टेज से गुजर रहे हैं, और इनके अंदर जननांकिकीय संक्रमण की थर्ड स्टेज चल रही है। अब बात आती है कि जननांकिकीय संक्रमण होता क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था ना, यहाँ पर ये जननांकिकीय विशेषताएं हैं, लेकिन ये जो है ये जननांकिकीय संक्रमण है, एक सिद्धांत के तौर पर इसको समझाया गया है, और इसकी वीडियो इस लेसन के एंड में मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में 5 नंबर में हर बार आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसको हम स्पेशल पढ़ेंगे भाई, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को। ठीक है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं हम। बस ये ध्यान में रखो कि ये सेकंड स्टेज में आता है और ये थर्ड स्टेज में आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो आगे कहता है हम महाद्वीपों के अनुसार पढ़ते हैं, इसी का पोर्शन महाद्वीपों के हिसाब से बांट करके देखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण भाई। तो देखो भाई इसके अंदर देखो, इसमें कहता है सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो अपने एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, और एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो है 416.4
करोड़ लगभग है ये, लगभग 416.6 करोड़। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 59.7% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा नंबर आता है अपने अफ्रीका का, और यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 103.3 करोड़ भाई। और ये विश्व जनसंख्या का 14.78%, हाँ यही है, 14.78% पाया जाता है। नंबर 3 आता है, नंबर 3 है यूरोप महाद्वीप की बात करें। यूरोप महाद्वीप के अंदर जनसंख्या जो है 73.2 करोड़ लगभग, ये लगभग में है सारे के सारे, ठीक है। और इसके अंदर प्रतिशत की बात करें तो 10.8% जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 4 आता है अपने उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो है लगभग 58 करोड़ या 58.8 करोड़ के आसपास जनसंख्या इसके अंदर पाई जाती है। और इसका जो प्रतिशत है वो है 8.4%। उसके बाद नंबर 5 पर आता है अपना दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर कहता है भाई यहाँ पर 39.6 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, और ये कुल प्रतिशत का 5.8% है। लास्ट में आ गया ओसनिया, यानी कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ वाले क्षेत्र, इसमें न्यूजीलैंड वगैरह ये सारे शामिल होते हैं। और इसके अंदर कहता है, इसके अंदर आता है 37 करोड़ जनसंख्या इसके अंदर पाई जाती है, और ये जो है 0.57% है भाई, 0.57%, ठीक है। और अब लास्ट में अब लोग सोच रहे होंगे 7 महाद्वीप हैं, तो हम बात करें अंटार्कटिका की, तो वो एक निर्जन क्षेत्र है, वहां पर जो जनसंख्या है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा महाद्वीपों के अनुसार जो हमने जनसंख्या के प्रारूप को देखा। अब हम देख लेते हैं एक बार विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। और इसमें 10 देशों के नाम याद करेंगे हम। तो सबसे पहले पे आता है, हमें पता है चीन है। नंबर 2 पर अपना प्यारा भारत, जो बहुत जल्द पहले नंबर पर आने वाला है। नंबर 3 पर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। नंबर 4 पर है इंडोनेशिया, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, और नंबर 6 पर है पाकिस्तान। नंबर 8 है भाई, सॉरी नंबर 7 है बांग्लादेश। नंबर 8 नाइजीरिया। नंबर 9 है रूस। नंबर 10 है जापान, ठीक है। ये 10 देश हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, ठीक है। ये देश हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं विश्व के अंदर। तो यहाँ तक हमारा जो जनसंख्या वितरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जनसंख्या वितरण का। इसके अंदर हमने अक्षांशों के आधार पर पढ़ा, विकासशील व विकसित क्षेत्रों के आधार पर पढ़ा, जिसमें हमने महाद्वीपों के अनुसार भी देखा है, और दूसरा हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी देखे हैं। एक बार मैं आप लोगों को इन देशों को विश्व मानचित्र में दिखा देता हूं ताकि हमें याद रहे, और वैसे भी हम जनसंख्या इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप लोग महाद्वीप देख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तरी अमेरिका आता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो बच गया ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीपों का हो गया। अब हम बात करते हैं इन 10 देशों की। तो 10 देशों में सबसे पहले हमने पढ़ा चीन, तो ये रहा हमारे ऊपर नंबर 1 चीन। नंबर 2 भारत। नंबर 3 है इंडोनेशिया। नंबर 4 है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का देश है। नंबर 4 भाई, सॉरी नंबर 4 नहीं 5 हो गया, 4 तो इंडोनेशिया है ना, 1 2 हाँ 3 रह गया भाई, सॉरी इस तरफ पड़ गया मैं, हाँ नंबर 3 रह गया। नंबर 3 पर आता है यूएसए,
और ये नंबर 3 यूएसए भाई, ये उत्तरी अमेरिका का देश है। ये नंबर 4 है, ये ब्राज़ील है, ठीक है। नंबर 5 फिर मैं गलत बोल गया शायद, ये 4 है, ये 3 हो गया, और ये 5 नंबर है भाई, ठीक है। नंबर 6 पाकिस्तान भाई, हमारे साथ में ये रहा नंबर 6 पाकिस्तान। फिर उसके बाद नंबर 7, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नंबर 7 बांग्लादेश। और जो नंबर 8 है वो नाइजीरिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ये वाला तटीय क्षेत्र जो है इसके साथ अटलांटिक महासागर के साथ। नंबर कौन सा है इसका? 8 भाई, ठीक है। नंबर 9 रूस, और नंबर 10 अगर हम बात करें जापान की तो ये रहा जापान, ठीक है। तो ये 10 देश हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं। चीन नंबर 1, नंबर 2 भारत है, उसके बाद नंबर 3 यूएसए है, नंबर 4 इंडोनेशिया है यहाँ पर, ये रहा। उसके बाद नंबर 5 ब्राज़ील, और जो नंबर 6 है वो हमारा ये पाकिस्तान है यहाँ पर। नंबर 7 बांग्लादेश है, नंबर 8 जो है नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। नंबर 9 रूस है, ठीक है। और नंबर 10 जो है वो है जापान, ठीक है। तो ये हो गया मैप के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं। आगे कहता है इसके अंदर जनसंख्या का विश्व वितरण पढ़ते हैं। जनसंख्या का विश्व वितरण भाई, इसमें देखिए, इसमें कहता है कि जनसंख्या जो है विश्व में कहाँ कहाँ पर अधिक पाई जाती है, कहाँ पर कम पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगी, अनुकूल जलवायु और साथ में सुविधाएं होंगी, वहां पर जनसंख्या सदैव अधिक पाई जाती है, यानी कि सघन जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या है, जहां पर अनुकूल जलवायु ना मिले या सुविधाएं नहीं मिलती, वहां पर जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, विरल होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस जनसंख्या के विश्व वितरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आता है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, नंबर 2 है अपना मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, और नंबर 3 है विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, ठीक है। सघन जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या और विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। अब हम सघन जनसंख्या पर आते हैं, जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इसको फिर दोबारा हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, और यहां पर सबसे पहले आता है मानसून एशिया। मानसून एशिया, मानसून के बारे में आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद आ गया होगा कि जो मानसून है किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो इसके अंदर आता है भाई सबसे पहले दक्षिण पूर्वी चीन, हमारा भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर ले लीजिए, और जापान ले लीजिए, ठीक है। ये सघन जनसंख्या वाले देश है। अब कहता है कि इस मानसून एशिया वाले क्षेत्र के अंदर इतनी अधिक जनसंख्या मिलने का कारण क्या है। तो कारण यहां पर क्या आएगा भाई, एक तो क्या है कि मैदानी भाग है, ठीक है। उसके साथ में दूसरा क्या है, नदी घाटी है, नदी घाटी। उसके बाद यहां पर क्या है, उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान, अनुकूल जलवायु, और कृषि के लिए लंबा वर्धन काल, कृषि के लिए लंबा वर्धन काल। ये सारा का सारा ये जितने भी कारण हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे कारण यहाँ पर जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके साथ में यहाँ पर औद्योगिकरण भी हुआ है भाई, औद्योगिकरण, और साथ में यहाँ पर नगरीकरण भी अधिक हुआ है, ठीक है। औद्योगिक के कारण नगरीकरण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये था अपना मानसून एशिया, सघन जनसंख्या का पहला पार्ट। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा अपना पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के अंदर जो इसके अंदर कहता है कि इसकी में इंग्लिश चैनल से लेकर के और निप्पर नदी तक का क्षेत्र आता है। इंग्लिश चैनल से निप्पर नदी भाई,
इसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, उसके बाद इसमें फ्रांस हो सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वो देख लेना आप। उसके बाद कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तो खनन का कार्य होता है, दूसरा विनिर्माण का कार्य हो रहा है, ठीक है, अनुकूल जलवायु है, ठीक है, और नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये सारे कारण इसके अंदर शामिल होते हैं। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा है अपना यूएसए और कनाडा का पूर्वी भाग भाई, ठीक है, यूएसए और कनाडा का पूर्वी भाग। यहां पर क्या है, यहां पर कहता है देखो, एक तो इसमें यूएसए के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाई, और कनाडा का जो आता है ना, कनाडा का आता है दक्षिण पूर्वी, ठीक है। एक बार मैप में देख लो, देखो ये यूएसए हो गया, ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला ये, ठीक है, और कनाडा का ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर शामिल हो। क्यों होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है अटलांटिक महासागर का जो जल मार्ग है, ये इनको यूरोपियन कंट्रीज के साथ जोड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार की सुविधा होती है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर नगरीकरण बढ़ा है, उद्योग ज्यादा लगे हैं, ठीक है, यानी कि तमाम जो सुविधाएं हैं इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो यूएसए का उत्तर पूर्वी, उत्तर ऊपर वाला हो गया, पूर्वी का उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, और कनाडा का दक्षिण पूर्वी, ठीक है, नीचे वाला क्षेत्र हो गया कनाडा का तो दक्षिण पूर्वी, तो ये वाला क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए 3 इश्यू हो गए इसके। अब आगे चलते हैं, हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा अपना भाई मध्यम जनसंख्या वाला। मध्यम जनसंख्या के अंदर हम पढ़ेंगे एशिया, देखो ये है एशिया महाद्वीप, उसके अंदर भी है, यहां पर भी है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें आता है तो पश्चिमी चीन, क्योंकि हर जगह पर जनसंख्या जो होती है बराबर नहीं मिलती है। दक्षिणी भारत, थाईलैंड है, म्यांमार है, इसके अंदर जनसंख्या मध्यम पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप के अंदर उत्तरी यूरोप, यानी कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में आते चले जाएंगे, यानी कि बर्फ जमती शुरू हो जाएगी। तो नॉर्वे, स्वीडन जो है वो इसके अंदर आते हैं, डेनमार्क आता है, रूस का उत्तरी हिस्सा आता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, इसमें अपना है यूएसए। तो यूएसए का भाई पूर्वी भाग तो हमने पढ़ लिया, यहां पर आएगा पश्चिमी और मध्य भाग, ठीक है, इसके अंदर आएगा। नंबर 4 है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में हमने पहले भी पढ़ा है 10% जनसंख्या पाई जाती है। और इसमें महाद्वीप कितने आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए ये अगर ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहां पर इसको ये भूमध्य रेखा है, तो इसमें दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया का कुछ भाग, ठीक है, ये पाया जाता है। तो 3 महाद्वीप आते हैं इसके अंदर। तो यहां पर कहता है इनके अंदर मध्यम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा आता है, वो है विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या मतलब होता है कम जनसंख्या का मिलना, या फिर ये जन विहीन क्षेत्र भी आ सकते हैं इसके अंदर, यानी कि व्यक्ति का न होना। यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर के ना के बराबर हो सकते हैं। और जो सबसे पहले आता है उष्ण मरुस्थल, यानी कि नाम से स्पष्ट है मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थलीय भाग कौन सा, सहारा और कालाहारी, कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा और कालाहारी जो है वो क्या है, उष्ण मरुस्थल के अंदर शामिल है। दूसरा इसमें आएगा दक्षिण अमेरिका का अटाकामा भाई, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 में आता है अपना अरब और थार का, वो कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। और एक आता है इसके अंदर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये उष्ण मरुस्थलीय भाग है। उष्ण मरुस्थल में आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर वर्षा भी ना के बराबर होती है, जिसके कारण जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। काम करने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, चलवासी पशुचारण से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही कम पाई जाती है इन क्षेत्रों के अंदर, विश्व के इन भागों के अंदर। उष्ण मरुस्थल के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है अपना अति ठंडे क्षेत्र, अति ठंडे क्षेत्र। अगर आप इनको साथ साथ नोट करते रहे तो ठीक रहेगा, नहीं तो राइटिंग बाद में समझ में आने वाली नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में है तो। अति ठंडे क्षेत्र के अंदर आता है भाई
एक तो ध्रुवीय क्षेत्र हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र और उप ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों के साथ लगते हुए क्षेत्र, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ें तो कनाडा का उत्तरी भाग, साइबेरिया का उत्तरी भाग, ठीक है। अब कनाडा आप लोगों ने देख ही लिया मैप के अंदर, ये कनाडा है, ये ऊपरी भाग जो है ये सारा का सारा इसके अंदर शामिल होता है। अलास्का है ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड भी इसी के अंदर आता है और हमारा साइबेरिया भाई, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है ना ये सारा का सारा पोर्शन जो है उत्तरी में आता है। यहाँ पर जो है बर्फ पड़ी रहती है पूरी तरह से, आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ठंडे क्षेत्र। उसके बाद आते हैं ठंडे मरुस्थल और साथ में है उच्च पर्वतीय प्रदेश। इसमें गोबी मरुस्थल है भाई और साथ में हमारे पर्वतीय क्षेत्र हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ये जो पर्वतीय क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। और एक इसमें वृष्टि छाया क्षेत्र को शामिल कर लो, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है, +1 में पढ़ा है आपने, और अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वृष्टि छाया प्रदेश की परिभाषा क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसी का 4th है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, विषुवतीय प्रदेश, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखीय प्रदेश। भाई भूमध्य रेखा के साथ में ये हमारी भूमध्य रेखा, यहां पर कहता है भूमध्य रेखा के पास में क्या है भाई, यहां पर एक तो ना तापमान अधिक है, ठीक है। उसके बाद वर्षा भी अधिक होती है, तापमान अधिक, और जब वर्षा अधिक होती है ना तब यहाँ पर क्या होता है, उसके कारण जो जलवायु या मौसम की कहे ना बड़ा कठिन होता है, कष्टदायक मौसम बन जाता है, चिपचिपाहट रहती है शरीर के अंदर, एक क्या कहें हम, यही कह लेते हैं कष्टदायक है ना, कहता है कष्टदायक मौसम रहता है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनसंख्या जो है कम पाई जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य को ये क्या कर देती है, खराब कर देती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन जो है ना वो भी सघन पाए जाते हैं, सघन वन मिलने के कारण यहाँ पर बस्तियां बनाना या दूसरी सुविधाएं लेकर के आना बड़ा ही दुर्गम है। और दूसरी एक चीज और है, ये जो वन है वैसे भी ये अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो इतने उपयोगी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर क्षेत्र कौन से आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन का क्षेत्र इसके अंदर शामिल है भाई, और अफ्रीका का जायरे बेसिन जो क्षेत्र है इसके अंदर शामिल होता है। तो इसी के साथ हमारा जनसंख्या वितरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो आगे बात करेंगे वो जनसंख्या घनताओं की, उसके बाद वृद्धि की बात करेंगे। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में इसको शामिल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।